नमस्कार। स्टोरी बॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगल सिंह मुंडा की लिखी कहानी धोखा। मुंगली मुझे दादा कहती है, मैं भी उसे बहन कहता हूं। यूं मैं उसका कुछ भी नहीं लगता, पर न जाने क्यों मेरे अंतःकरण में उसके प्रति इतनी गहरी आस्था और प्रगाढ़ प्रेम है। पिछले सराहुल में मैं जब घर आया था तो नौकरी में अपनी तरक्की की बात मुंगली के परिवार वालों को बता दी थी। खुशी में उन्होंने मुझे एक मुर्गा भी खिला दिया था। तब मुंगली ने शायद मजाक में कहा था, अब मैं भी जवान हो गई हूं दादा, अपने जैसी मुझे भी नौकरी खोज दीजिए। मैं उसकी स्त्री सुलभ चंचलता और चपलता पर मुग्ध हो गया। तब भला क्यों कर कुछ नहीं करता। कलकत्ता लौटकर इस विषय पर भीतर ही भीतर तत्पर रहा। अंत में कामयाब भी हो गया था। मैंने साहब के कान में यह सब भरा। उन्होंने पानी भरने के लिए आया के रूप में मुंगली को मंजूर कर लिया था। आज इसी शुभ समाचार को बताने फिर गांव आया हूं, पर मुंगली ने बेबसी के स्वर में मुझे तुरंत लौट जाने को कहा। उफ, क्या मजबूरी रही होगी उसकी। उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। साहबों के घर घर जाकर अकेले में साहिबानों से उसकी दर्दनाक दास्तान सुनाई थी। अस्पताल के सीएमओ के बंगले पर गया ताकि दाई का भी काम मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। आजकल नौकरी खोजना आसान है क्या। किसी के मुंह से सहयोगात्मक जवाब नहीं मिला। अंततः एक तरकीब सूझी। कलकत्ता में रहते रहते मुझे यह एहसास हो गया था कि बंगाली औरतें बहुत ही भावुक हुआ करती हैं। रूप, यौवन एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पर अपने आप को न्योछावर कर डालती हैं। मुंगली का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर अपने साहेब की साहिबान के पास गया। बड़े ही मर्मस्पर्शी बयान में उस लड़की का परिचय दिया। ओहो कतो सुंदौर में आछे, ओ ए को तो कोष्ठ पाछे, तुम्ही में एटा के निये आसो। साहिबा ने कहा, मैं साहब को बोलूंगी, तुम लड़की को ले आओ। साहब भला साहिबा की बात क्यों न माने। उन्होंने मुझे हरी झंडी दिखा दी। मैंने भी सोचा कि चलो रेजागिरी से तो आया ही भली, फिर कभी आहिस्ता आहिस्ता पैर जम ही जाएगा। पर हाय, इसके हृदय परिवर्तन पर मैं हैरान हूं। अचानक यह सब कैसे हो गया। क्या गरीबी की मार तो नहीं पड़ी। क्या गत साल के सूखे के कारण खाने को अनाज की कमी तो नहीं पड़ी। क्या वह इसीलिए भट्ठा में काम करने गई थी और वहां जाकर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। मैं मन ही मन बीती घटनाओं के संदर्भ में अनुमान लगाने लगा तो उस लड़की के जीवन चक्र की एक धुंधली सी तस्वीर मेरे सामने उभरने लगी। एक दिन हावड़ा से हल्दियागामी लोकल ट्रेन में मेरी ड्यूटी पड़ी। एक कंपार्टमेंट में इंटर किया तो वहां आदिवासी युवक युवतियों का एक बड़ा हुजूम जा रहा था। कोई 40-50 की संख्या में थे। टिकट, मैंने कहा। इस पर उन लोगों ने गेट पर खड़े एक दुबले पतले युवक की ओर इशारा किया। मैंने उससे टिकट मांगा। ये तुम्हारे आदमी हैं? मैंने उससे पूछा। हाँ साहब, ये मेरे हैं। 20 महिलाएं तथा 35 पुरुष हैं, कुल मिलाकर 55 सर। यह हुजूम लेकर कहां जा रहे हो? हल्दिया सर। क्या हो रहा है वहां? अरे साहब, आप नहीं जानते, वहां पावर प्लांट बनने वाला है। इन लोगों को और क्या काम करना है, भट्ठा में काम करने के लिए जा रहे हैं। मैं इनका सरदार हूं, बगनान मेरा घर है। बोलिए सर, रीजेंट या न्यूज लाऊं? इन्हें ला कहां से रहे हो सरदार जी? रांची से। गौतम धारा स्टेशन का नाम तो आप जानते ही हैं। हाँ जानता हूं। हद हो गई साहब, हद हो गई इनकी गरीबी की। यूं तो मैं बंगाली हूं साहब, पर रांची शहर से मेरा वास्ता है। मेरा बड़ा भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस करता है। कलकत्ता म्यूजिकल कॉर्नर। सवेरे पौ फटते गौतम धारा स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। आप अगर खिड़की से झांकोगे तो इन लोगों का हालचाल मालूम हो जाएगा साहब। गले में कुछ न पड़े पर 10 मील पैदल चले जाते हैं। ठिठुरती ठंड में सिर पर 2-3 तह लकड़ी के गट्ठर, RPF तथा सेठ साहूकारों की धू धुआई खा खाकर कुछ रुपयों में अपना माल बेच आते हैं। सच कहता हूं साहब, किसी जमाने में एक दोना जामुन या गेंद और एक ईंट का दाम समान था। आज इस महंगे जमाने में एक ईंट का दाम 2 रुपए तक पड़ने लगा है। पर उधर देखो,
कोई शहरी बाबू अभी भी मात्र 4 आने में ही उठा कर ले जाता है उनके दोने। सस्ते में क्यों न बेचें? ऐसा न होने पर घरों में चूल्हा ही न जले इनका। अच्छा साहब, बहुत बात हो गई। माजा ड्रिंक चलेगा? बस बस रहने दो भाई। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हारा ठेकेदार कौन है? रघुनाथ गोसाई है साहब। बगनान ही घर है उसका। आप जानते हैं उसे? हाँ, जानता तो हूं। अपने ही साहब का कोई लगता है वह। मैंने दाएं हाथ में चिमटा एवं बाएं हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। वह समझ गया कि मैं टिकट मांग रहा हूं। अति सुंदर एक युवती की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मुंगली, जरा टिकस बाबू को वह कागज दिखा देना। मुंगली, यहां। मैं चौंका। लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह लड़की लजाते सकुचाते मेरे पास आई। वह सचमुच मुंगली ही थी। हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी आंखों को यथासंभव फैलाते हुए आश्चर्य से देखने लगे, पर दोनों के मुंह से कुछ आवाज न निकल पाई। शायद दोनों किसी अनजान रहस्य के खुलने के भय से चुप थे। मैंने सोचा कि आखिर इतनी परी सी गुड़िया भट्ठे में काम करने कैसे चली आई। यहां तो 1000 किस्म के लफड़े होते हैं। अब यह इन लफड़ों में पड़े बिना न रहेगी। यदि ऐसी ही कुछ बात है तो यही अच्छा मौका है। मजदूरों के सरदार से रघुनाथ के विषय में अच्छी तरह जान सकता हूं। वह चटपट 55 पैसेंजरों का हिसाब वाला कागज दिखाकर वापस लौट गई, मानो हमारे बीच कुछ हुआ ही न हो। दोस्त का अभिनय करते हुए मैंने बातचीत जारी रखी। क्यों सरदार जी, धंधा कैसा चल रहा है? बाजार मंदी तो नहीं पड़ गई? पूछो मत साहब, ऑर्डर तो बहुत मिल रहे हैं, उन्हें निभा पाना ही मुश्किल हो रहा है। देखिए ना, सब मालिक झारखंडिये का ही डिमांड करते हैं। सच मानिए, पश्चिम बंगाल में इन लोगों का बहुत डिमांड है। कलकत्ता से दीघा और फिर हल्दिया से बिहार के मोकामा तक। इतने विशाल प्रदेश में ईंट कौन बनाता है मालूम है? यही झारखंड के गरीब आदिवासी। ईश्वर ने इन्हें बड़ी सूझबूझ से बनाया है। जो कहो हां ही में उत्तर देंगे। न कहना तो ये जानते ही नहीं। ईमानदारी की तो ये सजीव मूर्ति है। यही सब कारण है इनके डिमांड का। जिस ठेकेदार के हाथ लगे कि वह चांदी काटने लगता है, क्योंकि 20 का हिसाब लगाओ और 15 का भुगतान कर दो, 5 अपनी जेब में भर लो। क्या बताऊं साहब, कभी कभी इनकी हालत देखकर मुझे भी रोना आता है। इनकी गरीबी की आग इतनी भयंकर है कि फूल जैसे मासूम चेहरे भी झलकर खाक हो जाते हैं। ये तो देख रहे हैं ना, कितनी सुंदर और चरित्रवान लड़की है। मुंगली नाम है इसका। ठेकेदार रघुनाथ के जाल में फंस गई बेचारी। इसके माँ बाप भी कैसे हैं कि ऐसी जगह में भेज देते हैं। क्या कहा? ठेकेदार रघुनाथ से इसका? हां साहब, क्या आप उसे जानते हैं? मैंने कहा, मेरे साहब का कोई लगता है। तब तो उसके चरित्र से भी? हां सरदार, तुमसे ज्यादा जानता हूं उसके विषय में। तब तो मर गया साहब, मर गया। आपके पांव पड़ता हूं। उसको मेरे विषय में कुछ मत बोलिएगा साहब, हाथ जोड़कर कहता हूं, नहीं तो मेरी चाकरी। नहीं बताऊंगा सरदार जी, कुछ नहीं बताऊंगा। बोलो, और क्या जानते हो उन दोनों के विषय में? बहुत कुछ जानता हूं साहब, मगर। वह बीच में ही रुक गया। मगर क्यों? शायद आप। नो नो, तुम डरो मत। कंधे थपथपाते हुए मैंने उसे आश्वस्त किया। वह आगे कहने लगा, साहब, मैं रघुनाथ का मीडिया हूं ना, सब खबर रखता हूं। बाकी मजदूरों को 4 रुपया कम मिलता है। उनके द्वारा विरोध करने पर कह देता है कि 5 रुपया सरकार के बाढ़ पीड़ित राहत कोष में कट जाता है। ये सरकार का हुकूम है। मुंगली को किंतु 20 मिलते हैं। कभी कभी पूजा आदि में साड़ियां एवं चूड़ियां भी दे जाता है। और एक बात है साहब, वह हर रविवार को उसे अपना डेरा ले जाता है, रात बिताकर फिर ड्यूटी। अच्छा, तो रघुनाथ अब हल्दिया में ही है? हां साहब। अच्छा सर। मैं वहीं उतर गया। गाड़ी आगे चल दी। उस दिन मुंगली तथा अन्य को लेकर गाड़ी निश्चय ही हल्दिया पहुंच गई होगी। कोई 4 महीने गुजरे होंगे कि मुझे इत्तेफाक से हल्दिया जाने का मौका मिल गया। इन 4 महीनों में ईंट के भट्ठे खूब गर्म हुए होंगे। लूटने वाले ने लूट लिया होगा, लुटाने वाला लुटा चुका होगा। अब बरसात पहुंच रही थी।
धंधे में व्यवधान होने की संभावना दिख रही थी। इन्हीं संभावनाओं में कितने ही भट्ठे बंद होने जा रहे थे। मुंगली की कंपनी भी बंद होने वाली थी। सभी लोग स्वदेश जाने की तैयारी में व्यस्त थे। भट्ठे वालों का हुजूम स्टेशन के इस छोर से उस छोर तक मंडरा रहा था। इस बार उनमें कुछ ज्यादा ही जोश तथा चपलता थी। स्वदेश जो जा रहे हैं, किसी के मुंह पर माउथ ऑर्गन खेल रहा है तो कोई 2 in 1 में अमिताभ एवं अमजद के डायलॉग सुन रहा है। युवतियों की कमर पर कंपनी द्वारा दी गई लाल पाड़ वाली साड़ी सुशोभित है। ऐसा क्यों मुंगली? मैंने अचानक उसे देखते ही पूछा। दादा जानते नहीं, हमारा भट्ठा बंद हो गया। बरसात आ गया ना, अब चास बास भी तो करना है। गांव लौट रहे हैं हम लोग। अच्छी बात, पर यह तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम्हारी सभी सहेलियां तो चिड़ियाओं जैसी उछलती फुदकती उल्लासित नजर आ रही हैं। एक तुम हो कि मरियल मुर्गी के समान दुबकी हो। जरा तबीयत खराब चलती है दादा। पलकें झुकाए कुछ इस तरह की भंगिमा बनाने लगी कि सब कुछ मुझसे कहते नहीं बना। मैंने बात पलट दी। अच्छा, कभी चांस लगे तुम्हें जरूर नौकरी में लगा दूंगा। सच? वह उत्सुकता से कह उठी। हाँ दादा, नौकरी में मुझे जरूर लगा देना। यहां मेरा दिल न लगता। ऊपर वाले बाबू लोग बहुत ही खराब आदमी हैं। हमें पूरा मजदूरी भी नहीं देते हैं। मांगने पर कहते हैं कि तुम मुझसे। यहां हम बहुत खराब जगह में आ गए हैं। मैं तो फिर कभी नहीं आऊंगी। कभी नहीं दादा। और सिसक सिसक कर वह रो पड़ी। मुझे दाल में काला नजर आया और कुछ जानने को उत्सुक होने लगा था। बात क्या है मुंगली? किसी ने मारा? कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं। आपको यह जानकर कोई फायदा नहीं होगा। आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? चोरी हो गई। लौटने के पैसे? हाँ दादा, कुछ ऐसी ही बात है। मेरा सभी पैसा लेकर वो भाग गया। कौन वो? ठेकेदार साहब। रघुनाथ ठेकेदार? हाँ दादा। उसे पैसा क्यों रखने दिया? वह कहने लगी, क्या बताऊं दादा, 4 महीना पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी हो जाऊं। रात दिन हर समय उसकी सेवा शुश्रूषा करूं। बरसात आने तक काम करने के बाद हम घर चले जाएंगे। वहां जगह जमीन खेत बाड़ी है। इस तरह मुझे रेजा का काम नहीं करना पड़ेगा। सोने की चूड़ियां तथा बंगाली शंखा मेरे लिए बनवाएगा। आदि आदि। तब उसके बहकावे में आकर अपना सब कुछ उसे देती रही। आज सुन रही हूं कि वह तो भाग गया। अब मेरे पास घर जाने का पैसा भी नहीं। मैंने उसके दुख में भागीदार बनते हुए उसे 100 का एक नोट थमाया और वहां से खिसक गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी बॉट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।